जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी पाठ्य पुस्तक वॉल्यूम 2 में हम पाठ 7 पढ़ चुके हैं। पठन कार्य समाप्त हो चुका है, अभ्यास प्रश्न भी समाप्त हो चुके हैं। लेकिन अभ्यास प्रश्नों के पश्चात आपकी पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण संभाग है, जिसकी व्याकरण की कक्षाएं हम अलग से, इसकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, तो इसीलिए इस अभ्यास प्रश्नों के पश्चात व्याकरण के छोटे छोटे संभाग दिए जाते हैं ताकि आप व्याकरण के जो नियम है, जो व्याकरण के अन्य जो तथ्य हैं, उसे आप समझ सकें। तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक के साथ साथ आप व्याकरण को भी समझते चलेंगे। तो व्याकरण संभाग के तहत हम शब्द ज्ञान में समास पढ़ रहे थे। तो समास में आप लोगों ने आपकी पाठ्य पुस्तक में 3 समास थे: कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि। उसके पश्चात हम देखेंगे समास में कुछ ऐसे समास हैं जो आपस में कभी कभी दुविधा उत्पन्न कर देते हैं, यानी जिनके उदाहरण हमारे समक्ष आने के पश्चात हमारी आंखें दुविधा भ्रम में पड़ जाती हैं। तो पहला है आपका पृष्ठ संख्या 11, आप खोल लेंगे। उसमें दिया है पहले, सबसे पहले कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास, यानी कर्मधारय जो समास है उसमें प्रथम पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, यानी समास का जब हम विग्रह करते हैं तो पहले पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे अंतिम पद को उत्तर पद। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में आपस में विशेषण और विशेष, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं? उपमेय उपमान और विशेषण विशेष का संबंध होता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो आपका विशेषण हो जाएगा। तो कर्मधारय समास में आप देखेंगे लिखा है पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पूर्व पद विशेषण और दूसरा उत्तर पद आपका विशेष्य होता है। जबकि बहुब्रीहि समास, अब हम आते हैं बहुब्रीहि समास की कलम पढ़ चुके हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं, जब विग्रह करते हैं, शब्द विग्रह करने के पश्चात, समास विग्रह करने के पश्चात, तो ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की ओर, तीसरे अन्य पुरुष की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। तो यहां देखेंगे जबकि बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेष्य प्रधान होता है, उसकी विशेषता बताई जाती है किसी न किसी शब्द के द्वारा, उसका रंग, गुण, धर्म जो भी बताया जाए विशेषण के द्वारा बताया। लेकिन यहाँ बहुब्रीहि समास में जो होता है, ये आप समझ लेंगे, ये तीसरे अन्य पुरुष की ओर इशारा करता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, न पूर्व पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि का ये विशेषता है। तो समास विग्रह हम कर लेंगे, कर्मधारय समास का भी हो या बहुब्रीहि समास का, उसका समास विग्रह हम कर लेंगे। समास विग्रह जब आप कर लेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा जिसका, जिसकी, वाला, वाली, तो इस तरह जो शब्द आएंगे वो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। और इस तरह के शब्द नहीं आते हैं के, समान, के, जैसा, तो उस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपका कर्मधारय समास के हैं। तो यहाँ देखेंगे समास पद दिया हुआ है और समास विग्रह में आप देखेंगे 2 कॉलम बने हैं। समास विग्रह में एक शब्द विग्रह, जो समास विग्रह है वो कर्मधारय के अनुसार है, और एक समास विग्रह बहुब्रीहि समास के अनुसार है। तो पीतांबर, 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 पीतांबर का अर्थ है कर्मधारय में पीला है वस्त्र जिसका, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि पीला है जो वस्त्र, यानी वस्त्र की विशेषता क्या है? वो पीला है। तो यहाँ पे आपका कर्मधारय हो गया, पीला जो है आपका विशेषण हो गया, वस्त्र आपका विशेष्य हो गया। लेकिन अगर यही ऑप्शन में दे देता है कि बहुब्रीहि समास, तो हम इसका बहुब्रीहि समास में कैसे उल्लेख करेंगे? पीला है वस्त्र जिसका। अब यहाँ जिसका के द्वारा आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान विष्णु, यानी तीसरे अन्य पुरुष की ओर हो रहा है कि देवताओं में ऐसा कौन है जो पीला वस्त्र धारण करता है? तो अर्थात भगवान विष्णु। अब आप देखेंगे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जो, यानी कंठ की विशेषता, कंठ क्या है? विशेष्य हो गया। नीला क्या है? विशेषण हो गया। तो कंठ की विशेषता नीले के द्वारा, यानी वो कंठ नीला है, ये आपका कर्मधारय समास हो गया। लेकिन अगर इसी को हम बहुब्रीहि समास में एक्सप्लेन करते हैं तो नीला है कंठ जिसका, अब यहां लग गया जिसका, तो जिसका कंठ नीला है वो कौन है? तो भगवान शिव अर्थात महादेव शंकर है। दूसरा है आपका द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। तो द्विगु के बारे में आप जानते हैं
कि इसका पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। इसमें पहला पद क्या होता है? संख्या के बारे में होता है और ये समूह का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन बहुव्रीहि के बारे में आप जान चुके हैं कि इसमें कोई पद आपस में प्रधान नहीं होता है, ये तीसरे किसी अन्य की तरफ इशारा करते हैं, भले वो संख्यावाची ही क्यों न हो। तो समस्त पद और समास विग्रह में आप देखेंगे द्विगु और बहुव्रीहि समास के कॉलम बने हुए हैं, जिसमें पहला है आपका दशानन। पहला क्या है आपका? दशानन। तो उसमें अगर हम द्विगु समास के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें उसका संबंध विग्रह यानी शब्द विग्रह समास विग्रह करेंगे। तो 10 आननों का समूह, मैंने पहले ही बताया कि द्विगु समास होता है उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है और पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या जिससे बताए न्यूमेरिकल होता है। तो 10 आननों का समूह, आनन मीन्स होता है आपका सिर, यानी 10 सिरों का समूह, ये आपका द्विगु समास हो गया। लेकिन अगर हम इसे बहुव्रीहि समास के रूप से देखते हैं तो 10 सिर या 10 है आनन जिसके, 10 सिर है जिसके, वो है दशानन, अर्थात रावण, लंकापति रावण जिसकी भगवान राम से युद्ध हुई थी और रावण मारा गया था, वही रावण। अगर द्विगु समास पूछता है तो 10 सिरों का समूह हो जाएगा, 10 आननों का समूह हो जाएगा, ये समूह का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अगर यही बहुव्रीहि समास को उदाहरण के रूप में आप समझना चाहेंगे तो 10 आनन है जिसके यानी 10 सिर है जिसके, वो है दशानन अर्थात रावण। तो इसमें भी बहुव्रीहि के द्वारा अन्य पुरुष यानी रावण की तरफ इशारा हो रहा है। दूसरा आपका है चतुर्भुज। चतुर्भुज होता है आपका 4 भुज यानी भुजाएं, तो 4 भुजाओं का समूह, समूह की अगर बात आती है 4 भुजाओं का समूह तो वो आपका द्विगु समास होगा। लेकिन 4 भुजा है जिसकी, चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाएं हैं जिसकी, अगर हम इसे बहुव्रीहि में इसका समास विग्रह करते हैं तो लिखेंगे 4 भुजाएं हैं जिसकी। तो बहुव्रीहि में जब हम ऐसा लिख देंगे 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो अन्य पुरुष इसका ढूंढेंगे। तो 4 भुजा वाले कौन है? भगवान विष्णु। तो यहाँ बहुव्रीहि भगवान विष्णु हो जाएगा। लेकिन चतुर्भुज में द्विगु अगर समूह की बात करते हैं तो 4 भुजा और 4 बाह का समूह, ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन बहुव्रीहि में भुजाओं का समूह जिसका यानी 4 भुजा है जिसकी, वो आपका विष्णु जी हो जाएंगे। ठीक है। दोहराने में आप देखेंगे नीचे, यह भी दोहराए में तत्पुरुष समास है और दूसरा आपका द्वंद्व समास है। तो तत्पुरुष समास जो होता है वो आपका कारक चिन्हों के लोप के द्वारा बनता है। कारक चिन्ह के बारे में आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए, संबंध काके की, संबोधन, हे अरे वो, इस तरह के जो शब्द है यानी कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, संबोधन, हे अरे वो, इस तरह के जो कारक चिन्हों का जब लोप होगा उसमें, तो द्वितीया से लेकर षष्ठी के बीच में, यानी द्वितीय तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष, यानी कर्ता को जो हम, कर्ता का उल्लेख जो है, कर्ता कारक का उल्लेख तत्पुरुष समास में नहीं होता है। यह आपका द्वितीय से प्रारंभ होता है कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा। तो कर्म के द्वारा ये आपका कारक चिन्ह प्रारंभ होता है और संबंध का के की पर ये जाकर समाप्त होता है। तत्पुरुष 6 कारक चिन्हों के योग से तत्पुरुष समास बनता है। तो इसमें समास में तत्पुरुष में आपका जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद नहीं, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें 2 पदों के मध्य में कारक चिन्ह का के लिए से सी में पर का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, एक अन्य उदाहरण है राजपुत्र, राजा का पुत्र। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, यह आपका द्वितीय तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है आपस में द्वंद्व। तो इस तरह का योजक चिन्ह अगर आप देख रहे हैं बीच में हाइफन, तो यहाँ हो जाएगा माता, यहाँ आपका पिता, यह आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। भाई बहन, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, इस तरह के जो शब्द आते हैं बीच में छोटा ये जो आपका चिन्ह है यानी हाइफन, ये अगर होता है तो आपका द्वंद्व समास होता है।
यहाँ लिखा है कि पूर्व पद दोनों और उत्तर पद, इसमें जो है पूर्व और उत्तर पद विग्रह करने के बाद दोनों प्रधान होते हैं, दोनों किसी से कम नहीं होते, दोनों प्रधान होते हैं, माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है। तो इसीलिए इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, यानी आपस में द्वंद्व है, इनका युद्ध है, यानी दोनों एक बराबर है। तो आप देखेंगे कि पूर्व उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, वह द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें योजक शब्द और अथवा का लोप होता है। आप देखेंगे कि उल्टा और बीच में योजक चिन्ह सीधा। इसके पश्चात आप एक्सप्लेनेशन जब हम इसका करते हैं यानी समास विग्रह करते हैं तो उल्टा और सीधा लिखा जाता है इसका विग्रह करने के पश्चात। और नेक्स्ट आपका है प्रश्न संख्या 12 पर द्विगु समास। द्विगु समास जो है आपका ये दिया हुआ है कि जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है वह समस्त पद समूह का बोध कराए, वह द्विगु समास होता है। तो संख्यावाचक विशेषण यानी अंत का जो समूह है उन समूह के बारे में विशेषता कौन बता रहा है? संख्या के द्वारा, संख्यावाचक विशेषण के द्वारा समूह की विशेषता बताई जा रही है। और एक समाहार यानी समूह का बोध कराए, वहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास।